नमस्कार माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं जी। मोस्ट वेलकम आप सभी का आज के इस नए सेशन में। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड आर्ट्स क्लास पे। तो चलिए, फाइनली 7 बज गए हैं और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए शानदार सेशन में, है ना। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार एप्लीकेशन पर क्लास कर रहे थे और आज हमें मौका मिला है एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब पर क्लास करने का। तो फटाफट से आप सभी हो जाइए तैयार, सीट की पेटियां बांध लीजिए, पेन पेपर निकाल लीजिए, अपने मोबाइल के स्पीकर्स को ऑन कर लीजिए और लग जाइए अगला 1 घंटा हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सेशन की तैयारी में। और एक ऐसा सेशन जहां आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, जहां आपका एक भी प्रश्न मिसकम्युनिकेशन से जाने वाला नहीं है। एक एक प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जितने सारे प्रश्नों का आप उत्तर करेंगे वो सारे के सारे प्रश्न बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग और बिहार बोर्ड के लिए बेहतर होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, है ना। हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, वैशाली, रोहित, नेहा, प्रिंस, विक्की, निशा, पवन, प्रिंस, लाल बाबू, आन्या, संजया, अनामिका, मुस्कान, सभी को वही राधे राधे, जय हिंद। जो जैसे हैं सबको उसी भाषा में मेरा प्रणाम। और एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए क्योंकि आज का ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आपके लिए भी और बिहार के उन बच्चों के लिए भी जो इंतजार कर रहे हैं कि भाई क्लासेस कब से लगेगी, है ना। तो चलिए एक बार आज के इस सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा वरदान बैच पूरे बिहार के लिए एक वरदान तो साबित हुआ ही है। हमारा जो वरदान बैच है वो पूरे बिहार के लिए वरदान साबित तो हुआ ही है, तो क्यों करे देर जब हमारे पास है वरदान बैच, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता है कि बिहार बोर्ड की सबसे बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ने बिहार के विद्यार्थियों के लिए लाया है वरदान बैच। मात्र 1249 रुपए में आप 12 क्लास की पूरी तैयारी कर सकते हैं और पूरी की पूरी तैयारी में मात्र 1250 रुपए आपको खर्च करने हैं। और इस 1250 रुपए खर्च करके आप सारे के सारे क्लास कर सकते हैं एक एप्लीकेशन पर जिसका नाम है टारगेट बोर्ड। और इसमें हर एक टीचर आपको कम से कम, सारे टीचर मिल करके आपको कम से कम प्रत्येक दिन के 5 से 6 घंटे पढ़ाने वाले हैं। और वो 5 से 6 घंटे आपको अलग अलग टाइम में पढ़ाएंगे। उर्दू पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस भी पढ़ाएंगे। सारे विषयों की तैयारी कराई जाएगी। और अगर हम आपके साथ 5 घंटे मेहनत कर रहे हैं और आप अपने साथ अगर 3 से 4 घंटे मेहनत करें तो 8 से 9 घंटे मेहनत करने पर हम अपने आप को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं, है ना। तो चलिए एक बार आप सभी इस बैच को शेयर कर दीजिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए और आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। और फटाफट से बता दीजिए क्या आप सभी आज के इस सेशन के लिए तैयार हैं? फटाफट से बता दीजिए क्या आप सभी आज के इस सेशन के लिए तैयार हैं? बता दीजिए। अगर आप सभी आज के इस सेशन के लिए तैयार हैं तो एक बार आप हमें कह दीजिए कि हाँ सर, मैं आज के सेशन के लिए तैयार हूं, है ना। सर हमको पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं सानिया, रिवीजन सेशन लगाते रहिए, क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा 100%, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का काम किस राजा ने किया? आप सभी को पता है हर्ण्यक वंश में एक राजा था जिसका नाम था अजातशत्रु। हर्ण्यक वंश में एक राजा था जिसका नाम था अजातशत्रु और अजातशत्रु ने फूट डालकर शासन करो की नीति लाई थी। कौन सी नीति लाई थी?
फूट डालकर शासन करो की नीति। और यह नीति इसने किस पर लागू की थी? यह नीति इसने लागू की थी बज्जी संघ पर। किस पर लागू की थी? बज्जी संघ पर, है ना। तो चलिए हमारा आंसर है अजात शत्रु। देख लेते हैं कितने लोगों का आंसर सही है ना। चलिए सी सी सी, है ना, बस सी ही आ रहे हैं, है ना। देखो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक। और अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक, है ना, याद रखिएगा। चलिए जीवक किस वंश के शासनकाल में था? जीवक किस वंश के शासनकाल में था? जीवक हर्ण्यक वंश के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में था? जीवक हर्ण्यक वंश के शासनकाल में था। हर्ण्यक वंश मगध साम्राज्य का वंश था। किस साम्राज्य का वंश था? यह मगध साम्राज्य का वंश था। किस साम्राज्य का वंश था? मगध साम्राज्य का वंश था। और मगध साम्राज्य के वंश में जीवक एक वैद्य था। जीवक क्या था? मगध साम्राज्य के वंश में जीवक एक वैद्य था। क्या था? जीवक एक वैद्य था। ओके, ठीक है। यहां पर भी छोटा छोटा देख लीजिएगा। कुषाण वंश के सबसे अच्छे राजा के रूप में, सबसे महान राजा के रूप में नाम आता है कनिष्क का। गुप्त वंश, यह इसमें तो सबसे अतुलनीय नाम जो आता है वो समुद्रगुप्त का आता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का आता है। किसका आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का आता है। मौर्य वंश में सबसे बड़ा नाम चंद्रगुप्त मौर्य का आता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे बड़ा नाम अगर किसी का आता है वो अशोक का आता है। किसका आता है? अशोक का आता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदमन ने कराई थी, है ना। रुद्रदमन गिरनार का राज्यपाल था। कहां का राज्यपाल था? रुद्रदमन गिरनार का राज्यपाल था, है ना। और कनिष्क कौन था? कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था, है ना। कुषाण वंश का महान शासक था। अशोक कौन था? कलिंग युद्ध लड़ने वाला शासक था, है ना। अशोक कौन था? तो अशोक कलिंग युद्ध लड़ने वाला शासक था, ठीक है। स्कंदगुप्त कौन था? हूनों को परास्त करने वाला शासक था। स्कंदगुप्त कौन था? तो यह हूनों को परास्त करने वाला शासक था। ओके, याद रखिएगा, है ना। कोई दिक्कत? चलिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदायीन ने किस नदी के संगम पर की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदायीन ने किस नदी के संगम पर की? सर वंश बहुत हार्ड लग रहा है। हार्ड तो है भाई, है ना। अगर आसान रहता तो हर कोई एग्जाम पास कर जाता। अगर आसान रहता तो हर कोई एग्जाम पास कर जाता, हर कोई टॉपर हो जाता, है ना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर की गई थी। किस नदी के संगम पर? गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। और करने वाला कौन था? करने वाला था उदायीन। करने वाला कौन था? करने वाला था उदायीन। और उदायीन किस वंश का था? उदायीन हर्ण्यक वंश का था। किस वंश का था? हर्ण्यक वंश का था। उदायीन अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। किसकी हत्या कर? उदायीन अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। और इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था अजात
शत्रु, है ना। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये तीनों एक ही वंश के राजा। ठीक है। समस्त भारत ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अलग है। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? बताइए। एशिया ही नहीं, समस्त भारत ही नहीं, एशिया और यूरोप में समस्त हुनों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? अभी जस्ट मैंने बताया है, बता दीजिए। अभी सिर्फ एक स्टूडेंट का सवाल आया है, वैशाली का आंसर आया है। हाँ, अभी भी वैशाली, हाँ वैशाली, मनोज, मुस्कान, दुर्गा, निभा, आशा, सौरभ, चलिए सबका आंसर आ रहा है स्कंदगुप्त। किसने? स्कंदगुप्त ने। अभी जस्ट मैंने बताया था, है ना। अब देखो, यहां देखो, अशोक भारत का महानतम शासक, अशोक भारत का महानतम शासक किस वंश का? मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, है ना। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। नेपोलियन यूरोप का नेपोलियन, यूरोप का नेपोलियन, है ना। नेपोलियन नहीं, ये इसको फ्रांसीसी शासक कह सकते हैं। फ्रांसीसी शासक, है ना। फ्रांसीसी शासक, यूरोप का नेपोलियन कहेंगे, थोड़ा एक जैसा लगेगा देखने में। ठीक है, चलिए। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है या कौन था? बताइए। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? बताइए। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त था नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन, है ना। अब देखो, इसको ऐसे पढ़ लेना कि भारत का नेपोलियन कौन था? तो समुद्रगुप्त था। भारत का नेपोलियन कौन था? तो समुद्रगुप्त था, जो आप सभी जानते हैं, है ना। तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। बस उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। ओके, क्लियर है। अब देखो, हिटलर आपको पता है कहां का शासक था? जर्मनी का। मुसोलिनी कहां का था? इटली का। बिस्मार्क कहां का था? प्रसा का, है ना। पता है ना, क्लास 10 में अपने पढ़े होंगे। बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रसा का चांसलर हुआ करता था। पॉलिटिकल साइंस के न्यू टीचर की क्या आवश्यकता है भाई? मैं पॉलिटिकल साइंस आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, है ना। वो कुछ है चैनल वाले जिनका डिमोशन हुआ है, इसलिए उनकी पॉलिटिकल साइंस छीनी गई है, हमारी नहीं। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? बताइए। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख में नहीं मिलता है। अशोक के अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। किस युद्ध का? कलिंग युद्ध का। समुद्रगुप्त की जानकारी अभिलेखों से मिलती ही नहीं है। तो जब ये दोनों न होगा, ती भी नहीं होगा, तो होगा प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त कौन थी? प्रभावती गुप्त कौन थी? जरा देखें कौन बताएगा कि प्रभावती गुप्त कौन थी। देखते हैं हमारे लड़कों में कौन बताता है कि प्रभावती गुप्त कौन थी। बताइए, बताइए प्रभावती गुप्त कौन थी? बताइए तो जरा देखें प्रभावती गुप्त कौन थी। सर ऐप पर टेस्ट एक बार ही दे सकते हैं? नहीं, बारंबार दे सकते हैं। एक बार ही क्यों दे सकते हैं? दो। देखो कर समुद्रगुप्त की पत्नी। नहीं भाई, समुद्रगुप्त की पत्नी थोड़ी थी। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बेटी थी, है ना। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी, है ना। चलिए। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? बताइए। भूमि अनुदान से संबंधित
यानी भूमि का दान करने संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है, यानी पहला अभिलेखीय प्रमाण किस शासक का मिलता है जिसमें भूमि दान का उल्लेख किया गया है? बताइए किसका मिलता है? यह मिलता है सातवाहन काल का, है ना, सातवाहन काल का। देखो कभी कभी आ जाता है कालक्रम के अनुसार सजाइए। देखो मौर्य काल पहले आया, उसके बाद सोंग काल आया, फिर गुप्त काल आया, नहीं फिर सातवाहन काल आया, आया ना, फिर गुप्त काल आया। अब इसमें से एक चीज याद रखिएगा, इसमें से एक चीज याद रखिएगा जो आप लोगों को याद करने के लिए मैं दे रहा हूं कि मौर्य काल बीसी में था, सातवाहन काल भी लगभग बीसी में रहा, सुंग काल भी बीसी में रहा, गुप्त काल एडी में रहा। क्योंकि हम लोग 600 बीसी से 600 एडी पढ़ते हैं, 600 बीसी से 600 एडी पढ़ते हैं, तो ऊपर वाले तीनों बीसी में रहे, गुप्त काल एडी में रहे, है ना। सातवाहन काल की सबसे खास बात यह रही कि इसने गोत्र में माता का नाम अपनाया। इसमें गोत्र में किसका नाम अपनाया? इसने गोत्र में माता का नाम अपनाया। यानी जैसे प्रमाण मिलता है वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो ये प्रमाण जो देखने को मिलते हैं, ये प्रमाण देखने को मिलते हैं माता के नाम का। किसके नाम का देखने को मिलते हैं? ये प्रमाण देखने को मिलते हैं माता के नाम का, है ना। कोई दिक्कत? चलिए 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य, इससे इजी प्रश्न कुछ हो ही नहीं सकता। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां मिला है? बताइए कहां मिला है? यह मिला है एरन शिलालेख, या इसको एरन अभिलेख कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको एरन अभिलेख कह सकते हैं। इसमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, और इसमें जो सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, इसमें पांडु की पत्नी की सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। इसमें पांडु की पत्नी की सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। इसमें पांडु की पत्नी की सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। दूसरा, इसमें कृष्ण की पत्नी की सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। कृष्ण की पत्नी की सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? बताइए किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है ना। हाँ, महाभारत वाले पांडु का नीरज, ये 13वें शिलालेख में प्रमाण मिलता है कि अशोक ने कलिंग विजय किया था 261 बीसी में। अशोक ने कलिंग विजय किया था कब? 261 बीसी में। और इस 261 बीसी में कलिंग विजय उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग विजय किया था, और कलिंग विजय के बाद, किस विजय के बाद? कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ओके, चलिए, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया है? D.R. भंडारकर। कौन? D.R. भंडारकर, है ना। अब देखो भंडारकर कहाँ है? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, है ना। इनका पूरा नाम है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप, इनका भी इतिहास मिलता है कि इसने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। इसने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। इसने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। और इतना ही नहीं,
अशोक के अभिलेखों को जब पढ़ा तो वहां देखा कि अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक को क्या कहा गया है? अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक को देवांग प्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक को देवांग प्रिय कहा गया है। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, अशोक को देवांग प्रिय कहा गया है। कोई दिक्कत? चलिए, मौर्य काल में निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? बता दीजिए, मौर्य काल में सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण नमूना क्या है? सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण नमूना क्या है? बता दीजिए। चैत्य है, स्तूप है, गुहा वास्तुकला है और स्तंभ है। बताइए कौन होंगे? होंगे स्तंभ। याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होते हैं शिलालेख, एक होते हैं शिलालेख, एक होते हैं गुहालेख और एक होते हैं स्तंभ लेख। एक होते हैं स्तंभ लेख। 3 होते हैं, है ना? कोई दिक्कत? चलिए, इंडिका की रचना किसने की? बताइए भाई, इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? बताइए, इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने की। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था और इसने इकोनॉमिक्स की रचना की। किसकी रचना की? इसने इकोनॉमिक्स की रचना की। अलबरूनी कौन था? एक विदेशी यात्री था, भारत आने वाला। सिर्फ अलबरूनी नहीं, ये दोनों विदेशी यात्री था। अलबरूनी तो मध्य एशिया के ख्वारिज्म का निवासी था। अलबरूनी मध्य एशिया के ख्वारिज्म का निवासी था। अलबरूनी मध्य एशिया के ख्वारिज्म का निवासी था। और इत्सिंग एक चीनी यात्री था। कैसा यात्री था? इत्सिंग एक चीनी यात्री था। ओके, चलिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? बता दीजिए। आ रहे हैं दीपक, आज आ चुके हैं न्यू टीचर आप लोगों के लिए। बस 1-2 दिन में आप लोगों से उनका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने, है ना? और प्रयाग प्रशस्ति से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ये सवाल कभी कभी पूछते का। पतंजलि से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ओके, और बाण भट्ट ने लिखा है कादंबरी और कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम। समझे? कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम। ओके, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बता दीजिए, बता दीजिए। तो गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हाँ भाई, आर्ट्स पढ़ करके यूपीएससी को कर सकते हैं। गुप्तों के काल में आने वाला था फाहियान। फाहियान आया था 4वीं सदी में। किस सदी में? फाहियान आया था 4वीं सदी में। 4वीं सदी में, हाँ। फाहियान और इत्सिंग ये दोनों आए थे किस सदी में? ये दोनों आए थे 4वीं सदी में। वेनसांग 2 बार हो गया तो ये गलत हो गया।
ठीक है, चलिए। भारतीय इतिहास का काल, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? बताइए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? बताइए। नहीं नीरज, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल, है ना। गुप्त काल को कहा जाता है गोल्डन काल, है ना। गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण काल। ओके, चलिए। अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध किस वंश से है? बताइए, अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध मौर्य वंश से है ना। मौर्य वंश के बारे में याद रखिएगा, यहीं से संबंध था चाणक्य का। मौर्य वंश के बारे में याद रखिएगा, यहीं से संबंध था अशोक का। मौर्य वंश के बारे में याद रखिएगा, यहीं से संबंध था चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। और यह वही चंद्रगुप्त मौर्य है जिसने नंद वंश के अंतिम राजा किसको हराया था? घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, है ना। ठीक है, चलिए। कौटिल्य की कीर्ति है, देखिए, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं और इन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र 80 अध्यायों में बटा हुआ है। कितने अध्यायों में? अर्थशास्त्र बटा हुआ है 80 अध्याय में। कितने अध्याय में बटा हुआ है? अर्थशास्त्र बटा हुआ है 80 अध्याय में। और ये जो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त थे, ये तक्षशिला के आचार्य थे। कहाँ के आचार्य थे? ये तक्षशिला के आचार्य थे, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? बताइए, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और याद करिए कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्यों आया था? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी बेटी? सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से विवाह किया था। सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से विवाह किया था। सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से विवाह किया था, तो इसलिए सेल्यूकस निकेटर ने किसे भेजा था? भेजने का काम उसने मेगास्थनीज को किया था। समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलती है? बता दीजिए, मैंने ये प्रश्न बताया है। बता दीजिए, मैंने ये प्रश्न बताया है कि समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। किससे मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। अभी मैंने बताया था ना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, इससे जानकारी मिलती है गुप्त वंश की, है ना। इससे जानकारी मिलती है गुप्त वंश की। और पतंजलि का जो महाभाष्य है, पतंजलि का जो महाभाष्य है, इससे जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। किससे जानकारी मिलती है? इससे जानकारी मिलती है मौर्य वंश की।
पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? बता दीजिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? बताइए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? अच्छा भाई साहब, यहाँ मारुति सुजुकी खरीद रहे हैं और कह रहा मारुति सुजुकी किसका है? भाई साहब, मारुति सुजुकी की बात मत करो अभी यार, मुंह दिमाग में लालच आ जाएगा, फिर मेरा भी मन करेगा मारुति सुजुकी खरीदने का, है ना। बताइए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयीन ने की थी, गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। किस नदी के संगम पर? गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। किस नदी के संगम पर? पुनपुन नदी के संगम पर। ओके, चलिए। नवरत्न किसके दरबार में थे? बताइए, नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न किसके दरबार में थे? बता दीजिए, नवरत्न किसके दरबार में थे? बताइए, नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे ना? याद है? हाँ, चलो। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? हम बताए हैं, बताइए, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? बताइए, मैंने बताया है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? बताइए, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास हैं। कौन है? कालिदास है ना। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? बता दीजिए, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? बताइए, गुप्त शासक का नाम पूछ रहा है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है, और समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन। स्कंदगुप्त, इसने हूनों को परास्त किया। स्कंदगुप्त, इसने क्या किया? हूनों को परास्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम की चर्चा ज्यादा है ही नहीं। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? बताइए, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत करने वाला कौन था? अशोक था। और याद करिए, अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ओके। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? बताइए, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? बताइए तो, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? प्रियदर्शी कहा जाता है अशोक को। किसे कहा जाता है? अशोक को। और इसे सिर्फ प्रियदर्शी ही नहीं, इसे सिर्फ प्रियदर्शी ही नहीं, इसे देवांग प्रिय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे देवांग प्रिय भी कहा जाता है। ओके, इसे प्रियदर्शी ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसे देवांग प्रिय भी कहा जाता है। ओके, चलिए,
चलिए अब कथन वाला क्वेश्चन आ गया, जरा ध्यान दीजिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, दूसरा है कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। 4 ऑप्शन है। आइए देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है, हाँ देता है, तो ई तो सही है ना, तो ए सही है। चलिए, तो अभी तक ये सही है, ठीक, अभी तक ये सही है और ए असत्य है, ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, छांटना। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, हाँ था, मतलब आर भी सही है, तो यहां आर का राय गलत है, तो ये तो होबे ना करेगा, खत्म हो गया। तो ए और आर दोनों सही है, अब दोनों में से आंसर देखना है। तो ए और आर दोनों का संबंध है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए नंबर ऑप्शन सही है ना। ध्यान रखिएगा, आंसर को छांटना भी बहुत आवश्यक है। दूसरा, मेगास्थनीज बिंदुसार अमित्रघात के दरबार में आया था और दूसरा मेगास्थनीज ग्रीक था। तो सबसे पहले तो देखिए कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो ये तो गलत, ये तो गलत है और आर सही है, आर सही है, तो ये भी गलत है। ए गलत है, 28 नंबर है ना, 28, हाँ। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। चलो, ये तो यही आंसर है ना सर, यही आंसर है। मैंने गलती से टिक लगा दिया था, ये तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ए असत्य है, आर सही है। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता था? मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता था? मौर्य काल के टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष होता था। कौन होता था? मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष होता था। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? बताइए, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? बताइए, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। कहां की जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को नियुक्त अशोक ने किया था। किसने किया था? धम्म महामात्रों को नियुक्त अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से मौर्य राजवंश की जानकारी मिलती है। किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मौर्य राजवंश की जानकारी मिलती है। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया? एलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। कौन था? मगध। और मगध की राजधानी बदलते रही, पहले राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, इस तरीके से बदलती रही, है ना। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। कितनी है? पुराणों की संख्या है 18, है ना। चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। तो अर्थशास्त्र के लेखक हो गए विष्णुगुप्त। कौन हो गए? विष्णुगुप्त, है ना। चलिए, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? चलिए बताइए तो, कि बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? बताइए, बताइए, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बताइए। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है?
बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणतंत्र। और याद करिए, इसी बज्जी पर अजात शत्रु ने डिवाइडेड एंड रूल की नीति लाई थी। अजात शत्रु ने फूट डालो शासन करो की नीति लाई थी। फूट डालो शासन करो की नीति लाई थी। समझे? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, उसे जनपद कहा जाता है। जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे जनपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनपद कहा जाता है। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। बता दीजिए मेरे भाई साहब, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किस चीज के? बताओ। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किस चीज के? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। सोने के नहीं होते थे, चांदी के होते थे, तांबे के होते थे, यानी बी और सी, है ना। चलो, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाईन के द्वारा की गई। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? बताइए, बताइए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। कहां स्थित है भाई? पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ का ही आचार्य कौन था? यहाँ का ही आचार्य था चाणक्य। और चाणक्य ने क्या किया था पता है? चाणक्य ने घनानंद को कहा था। किसे कहा था? घनानंद को कहा था, जब तक मैं तेरे वंश का नाश ना कर दूं, मैं अपनी चुटिया नहीं बांधूंगा। और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के उसको तहस नहस उड़ा दिया। और ऐसा उड़ाया, ऐसा उड़ाया कि नंदवंश समाप्त हो गया। मोए मोए। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? बताइए, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। चलिए आगे बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश का महान शासक था। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? बता दीजिए, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? बताइए, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? कनिष्क का राज्यारोहण हुआ 78 एडी में। कब हुआ? कनिष्क का राज्यारोहण हुआ मेरे भाई 78 एडी में। कब हुआ? 78 ईस्वी में, है ना। चलिए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बताइए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था बिंदुसार। ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार मित्रघात उसके बाद आए। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? बताइए, मेगास्थनीज कौन था?
मेगास्थनीज कौन था? बता दो बता दो बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक राजदूत था। कौन था? राजदूत था। इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था इंडिका। इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था इंडिका। किसके दरबार में आया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? बताइए, धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? बताइए, धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? धम्म नीति की शुरुआत अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। ओके। मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? बताइए, मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? बताइए, देख लेते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद था बिंदुसार अमित्रघात, उसके बाद था बिंदुसार अमित्रघात, और उसके बाद था अशोक। देख लेते हैं कहाँ है अशोक, है ना? ठीक है, चलिए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब और किस नदी के संगम पर हुई? कब? हटा दीजिए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई? किस नदी के संगम पर हुई? गंगा, सोन और पुनपुन, है ना? गंगा, सोन और पुनपुन, है ना? क्लियर है? चलिए। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? बताइए, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? बताइए जल्दी जल्दी से, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? बताइए, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई लड़ी गई 261 ईसा पूर्व में, है ना? और यही वो युद्ध था जिसका नाम था कलिंग युद्ध, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस धर्म को अपना लिया? अशोक ने अपना लिया बौद्ध धर्म को। अपनाया था ना? किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने अपना लिया था बौद्ध धर्म को। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है ना? चलिए। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। और याद करिए, बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु ने मारा था। अजातशत्रु को उसके बेटे उदयन ने उड़ा दिया था, है ना? जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। आपने गाना सुना होगा ना, एक बहुत पुराना फिल्म है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बाप ने बेटे को उड़ाया, बेटे ने अपने बाप को उड़ाया, तो उस बेटे को उसके बेटे ने उड़ा दिया, है ना? शक संवत का आरंभ किसने किया? शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया। किसने किया? कनिष्क ने किया। किसने किया? कनिष्क ने किया। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 थी। कितनी थी? 16 थी, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है? 320 होगा या 322 होगा? 322 होना चाहिए, है ना? एक सेकेंड। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, है ना? हाँ, 322। मैंने बोला ना, कंफ्यूजन था। 322 होगा। क्या होगा? 322। 322 से 298, है ना? 322 से 298 BC। ओके, चलिए। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक था चंद्रगुप्त
द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था, है ना। चलिए, हुएन किस देश का यात्री था? हुएन चीन का यात्री था। हुएन किस देश का यात्री था? हुएन चीन देश का यात्री था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? चलो भाई, अब तहलका मचाओ, बताइए। कौन सा सुमेलित है? तमिलनाडु में चोल का शासन था, हाँ था, है ना। वारंगर में होयसाल का था, हाँ था। दक्कन में सुल्तान, दक्कन में तो हिंदू राजा थे। उड़ीसा में गजपति, हाँ था। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 3 गलत, 1, 2 और 4 सही। क्लियर है मज्जे में? चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित राजवंशों का कालानुक्रमिक क्रम से सुव्यवस्थित कीजिए। नंद, सुंग, मौर्य, गुप्त। अभी देखो सजा करके हम बताए भी थे आप लोगों को, अभी हम सजा करके बताए भी थे, हम आपको सजा करके बताए भी थे, बताए थे ना। देखो, नंद वंश पहले आया, मौर्य वंश उसके बाद आया, मौर्य वंश के बाद सुंग वंश आया, और सुंग वंश के बाद गुप्त वंश आया। ऑप्शन वाइज। तो 1, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 1 गलत, 2, 1, 3, 4, 3 गलत, 1, 3, 2, 4 सही, है ना। चलिए, देवान प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, यह उपाधि किसकी थी? अशोक की थी। किसकी थी? यह उपाधि अशोक की थी। अशोक के अभिलेखों में कितने प्रांतों का वर्णन है? अशोक के अभिलेखों में 5 प्रांतों का वर्णन है। कितने प्रांतों का वर्णन है? 5 प्रांतों का वर्णन है। ओके, चलिए, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? चलिए बताइए बताइए बताइए। मैंने आप लोगों को बताया है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? मैंने बताया है, मेरे जुबान पर है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, है ना। किसका? खारवेल का। चलिए, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी लिखा? पाणिनि ने, पाणिनि, है ना। चलिए, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सातवाहन रहे? बता दो यार, मेरे दिल की धड़कन शांत हो जाएगी, है ना। सातवाहन कहाँ शासन करते थे? सातवाहन शासन करते थे पश्चिमी और दक्कन भारत में। कहाँ शासन करते थे? शासन करते थे पश्चिमी और दक्कन भारत में। बताइए आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? और सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों का 65 में से कितना सही हुआ। चलिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों का 65 में से कितना सही हुआ। आप लोगों का 65 में से कितना सही हुआ, पहले ये बताइए। बताइए 65 में से कितना आप लोगों ने सही किया है? 55, 63, 65, 61, 50, 50, 60, 55, 64, 56, सब्जेक्टिव कल होगा, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होगा कल, है ना। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कल करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो मेरे भाई, तो हमें एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, छोटी सी उपहार भी हमें भेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो, हमारे वरदान बैच को 4 लोगों को बता दीजिएगा कि विनोद सर ने
वरदान बैच शुरू किया है। तो जो जो बंदे वरदान बैच से जुड़ना चाहें वो हमारे वरदान बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई मन से करते रहें।